हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। गाइस, एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है और कहां खर्चा करती है? क्या ये रैंडम होता है? आंसर है बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि गाइस, गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए जो भी खर्चा करती है वो रैंडम नहीं होता। इसकी प्लानिंग की जाती है और इस प्लानिंग को कहते हैं बजट। और यही आज हमारा चैप्टर है, दैट इज यूनिट 3। आज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पूरे साल के लिए देश को चलाने के लिए खर्चे करने के लिए बजट बनाती है। आज इसके प्रोसेस को समझोगे और ये भी समझोगे कि गाइस, किस तरीके से नाउ गवर्नमेंट एक प्लानिंग करती है। सो फ्रेंड्स, एक मंत्र याद रखो, बजट सिर्फ इनकम और एक्सपेंस का स्टेटमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक चलाने का पूरा रोड मैप होता है। तो गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं एक एक टॉपिक के साथ। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज बजट? फ्रेंड्स, बजट एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है पैसा कहां से आएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को कहां खर्चा करेगी। ओके, इसमें गवर्नमेंट की इनकम्स होती हैं और दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सो आई कैन से दैट कि बजट पूरे के पूरे साल का गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर्स की पूरी लिस्ट बताता है। लेकिन फ्रेंड्स, बजट एक्चुअल नहीं होता, बजट एस्टिमेटेड होता है। ओके, हाँ, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के फिस्कल ईयर के लिए एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है। और हमारे इंडिया में फिस्कल ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ओ, अब सवाल यह है कि भी बजट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और नीड्स अनलिमिटेड होती है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और ये इकोनॉमी का बेस है। बजट हेल्प करता है लिमिटेड पैसों को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए यूज करना। यस, ताकि लिमिटेड पैसों से सारी मैक्सिमम पॉसिबल जो कंट्री की नीड्स हैं वो पूरी की जा सके। मैक्सिमम पॉसिबल, 100% नहीं। ओ, तो गाइस, बजट एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमी को रेगुलेट और रिस्ट्रक्चर करता है। इसलिए कहा जाता है कि बजट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एंड अ पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया ये बजट क्या है? हाँ सर, अब हमको समझा कि ये बजट क्या है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि बजट की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ बजट? क्यों बनाते हैं बजट, राइट? तो फ्रेंड्स, 5 से 6 पॉइंट बताता हूं। पहला, बजट का सबसे पहली नीड है टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस। ओ, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं,
इसलिए हर सेक्टर को पैसा देना पॉसिबल नहीं। तो फ्रेंड्स, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर्स को सपोर्ट मिलता है। इससे गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर सेट करती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और फंडिंग को वहां डाइवर्ट करते हैं। ओ, दूसरी नीड है टू रीअलोकेट रिसोर्सेज एज पर प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट की अपनी डिक्लेयर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फंड्स देती है। ओ, थर्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ गाइस, बजट के थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस लगते हैं, सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं, रिच से पुअर की तरफ सारा रिसोर्सेस फ्लो किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब है हायर इनकम लोगों से ज्यादा टैक्स लो, लोअर इनकम लोगों को या तो टैक्स माफ करो या कम टैक्स लगाओ। हायर इनकम लोगों से टैक्स लेकर उन पैसों को लोअर इनकम लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा करना, और ये बजट की वजह से ही पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट नीड है टू रिड्यूस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। गाइस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब है, इसको रेगुलेट करने का मतलब है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कम करना, और ये भी बजट के थ्रू होता है। हाँ, जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, रिसेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा सकता है और इन्फ्लेशन में स्पेंडिंग गवर्नमेंट कम कर सकती है, जिससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। यस, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है हमारे इंडिया में कुछ एरिया सुपर डेवलप्ड है और कुछ एरिया इतना गांव है ना कि वहां पे कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, इतना डिसबैलेंस है। बजट की मदद से हम अलोकेशंस को, गवर्नमेंट फंडिंग्स को डाइवर्ट करता है उन एरियाज में जहां पे अंडर डेवलपमेंट है, ताकि वो भी डेवलप हो सके। बाय गिविंग स्पेशल ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन अ बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, ताकि वो जो बैकवर्ड एरियाज है वो भी फॉरवर्ड बने, डेवलप बने, गांव सिटी बने। ओ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू इंक्रीज रियल जीडीपी। बजट से जीडीपी को बढ़ाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स कहां से आती है? ग्रोथ को बूस्ट करती है, राइट? यस, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, मेट्रो बनाना, बराबर, ये सारे खर्चे बजट के बिना चैनलाइज करना पॉसिबल नहीं है। और जब ये चीजें होती हैं प्रोडक्शन, इससे नेशनल इनकम बढ़ता है। ओ, तो गाइस, बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 6 पॉइंट्स की नीड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये बजट बनाने का प्रोसेस क्या है, बजट पूरे देश का बनता कैसे है? तो अब नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट के काम को थोड़ा अंदर से देखते हैं। गाइस, बजट मेकिंग को 3 मेजर फेजेस में हमने डिवाइड किया है, राइट? सबसे पहला स्टेज है प्रिपरेशन स्टेज। बजट को प्रेजेंट करने से पहले बजट बनाते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, बजट बनाने का प्रोसीजर चालू होता है अगस्त सितंबर से, हर साल के अगस्त सितंबर से, और बजट हर साल के 1 फेब को प्रेजेंट होता है। मतलब 6 से 7 महीने प्रोसेस लगते हैं बजट बनाने में। कैसे गाइस? अगस्त सितंबर के हर मंथ में बजट बनाने के गवर्नमेंट काम शुरू करती है। नाउ बट ये बजट बनाने का काम शुरू हैंडल कौन करता है? ऑब्वियसली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेन रोल प्ले करता है बजट बनाने में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन वो अकेले नहीं होते, वो बजट बनाते हैं इन कंसल्टेशन विद, कंसल्टेशन होती है, वाद विवाद होती हैं, बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं विद नीति आयोग, जो अब हमारे देश के प्लानिंग का इंजन है, और वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब क्रेडिट तो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अकेले रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि ये पूरे देश का बजट है। पूरे देश को सारे मिनिस्टर्स मिलकर चलाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, उन सबकी डिमांड्स, उन सबके आइडियाज, उन सबकी सोच को मिलकर मिलाकर, उन सबकी प्लानिंग्स को मिलाकर बजट बनाया जाता है। ओह, इससे तो देखो इस स्टेज में क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेज में गाइस, हर डिपार्टमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट देती है।
फाइनेंस मिनिस्टर सारे डिपार्टमेंट्स, फूड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रीज को कहा जाता है आप आने वाले साल का अपना अपना एस्टीमेट भेजो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का। ओ, इसे कहते हैं प्री बजट कंसल्टेशन। बजट बनाने से पहले सब लोगों से, जो भी देश चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, उन सब का कंसल्टेशन लिया जाता है, एडवाइस ली जाती है। तो सर ये कंसल्टेशन किसके साथ होता है? गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? पूरी की पूरी लिस्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, फार्मर एसोसिएशंस, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी ध्यान देना है, सोशल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इकोनॉमिस्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गाइस, इन सब के डिस्कशंस में क्या होता है? इन सब के डिस्कशन में ग्राउंड लेवल्स की नीड समझ में आती है और फिर बनता है एक इंक्लूसिव बजट, जिसमें एस्टीमेट, करंट ईयर के एस्टीमेट्स लिए जाते हैं, आने वाले साल के खर्चे लिए जाते हैं और पिछले साल के एक्चुअल्स को कंपेयर करके एक रियलिस्टिक बजट बनाया जाता है। ओ, बहुत ही बड़ा चैलेंज है गाइस, 5 से 6 महीने लगते हैं। फिर इतने सब लोगों की, सारी मिनिस्ट्रीज की हेल्प के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं एक बजट। बजट बनने के बाद आता है सेकेंड स्टेज, प्रेजेंटेशन एंड एनेक्टमेंट स्टेज। नाउ, बजट बनने के बाद अब इसको रूम में नहीं रखा जाता, इसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाता है। यस, और बजट प्रेजेंट करने की पूरी जिम्मेदारी एक ही पे होती है, वो है फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में बजट हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में खड़े होकर कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए पूरा बजट प्रेजेंट करते हैं। पूरा लाइव होता है, पब्लिक को आने वाले साल के लिए वो कहां कहां कितना कितना खर्चा करेंगे, क्या क्या प्लानिंग्स है, ये सारी 2 से ढाई घंटे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर समझाते हैं। और जिस दिन बजट आता है ना गाइस, उस दिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये एक फेस्टिवल जैसा होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि आप अभी मार्केट से जुड़े नहीं हो, थ्योरेटिकल दुनिया में हो, पर बजट आने वाले साल के बिजनेसेस के बहुत लोगों के फ्यूचर्स को डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग्स को इम्पैक्ट करता है। इसे तो कहते हैं बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरे देश का एक विजन है कि एक साल में ये गवर्नमेंट अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जब फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में खड़े होकर स्पीच देती हैं, 2 से ढाई घंटे वो स्पीच में अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी बजट को एक्सप्लेन करते हैं। उनके स्पीच को 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक ओवरव्यू, पॉलिसीज, प्रायोरिटीज, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट प्लान्स को एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट आने वाले साल में देश के लिए क्या सोच रही है, क्या विजन है उनका। ओ, और पार्ट बी में टैक्स प्रपोजल्स आते हैं, फिस्कल पॉलिसीज के डिसीजंस डिस्कस किए जाते हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉडर होता है, इतना आसान नहीं जितना आप थियरी में पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बजट में बहुत सारी बातें, फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आने वाले साल में गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी, जो आगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखेंगे, और ये पैसा कहां खर्चा करेगी, इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट होगा। नाउ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल, एफआरबीएम एक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों का डिस्कशन होता है। ओके, और इतना ही नहीं गाइस, गवर्नमेंट पैसे की अकाउंटिंग रखती है और गवर्नमेंट का अकाउंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जो तीनों मिलकर बजट का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। ए, पहले अकाउंट को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जो मेन गवर्नमेंट का फंडिंग होता है। जितना भी पैसा गवर्नमेंट का कलेक्शन आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बराबर एसेट्स बेचे, कंपनियां बेची, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचे, सारा पैसा इसी में जमा किया जाता है। नाम ही देखो क्या है, कंसोलिडेटेड फंड।
पूरे देश का आने वाला पैसा। ओके, फिर दूसरा अकाउंट है कंटिजेंसी फंड। गाइस, इंडिया में करीबन प्रेजेंट रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपए इमरजेंसी के लिए साइड में रखे जाते हैं। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ इमरजेंसीज आती रहती हैं। लेकिन आपको पता है, ये जो कंटिजेंसी फंड है, नाउ ये फाइनेंस मिनिस्टर अपने पास नहीं रखते। कॉन्सोलिडेटेड फंड फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता है। बट कंटिजेंसी फंड में जो 500 करोड़ का रिजर्व रखते हैं, जो सिर्फ इमरजेंसीज में यूज होगा। नाउ मतलब कोविड आ गया, बाहर के देशों ने वॉर कर दी, बराबर किसी देश में किसी कंट्री में किसी साल में बाढ़ आ गई, नाउ इमरजेंसी के केसेस हो जाएं, तो वो 500 करोड़ पड़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होते हैं, लेकिन वो पैसे सिर्फ यूज किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से। ओ, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नाउ गाइस, इसमें वो पैसा रखा जाता है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया होता है अंडर वेरियस सेविंग स्कीम्स। यस, मतलब पब्लिक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट बैंकर जैसा एक्ट करती है। ये पब्लिक का पैसा लोन के फॉर्म में लिया है जो फ्यूचर में लौटाना है। नाउ और पब्लिक से पैसा कैसे लिया जाता है? बाय इशूइंग वेरियस सिक्योरिटीज। बहुत सारे गवर्नमेंट ने फंड्स ओपन करके रखे हैं, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, स्मॉल स्मॉल सेविंग अकाउंट, सुकन्या समृद्धि सेविंग योजना, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ऐसे, जिससे पब्लिक फ्यूचर के लिए पैसा जमा करती है। ये फंड गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन फ्यूचर में विद इंटरेस्ट लौटाना है। इसके लिए पब्लिक अकाउंट लिखा गया है। ओ, तो पूरा बजट 3 अकाउंट में डिवाइडेड है: कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिला इनका भी डिस्कशन होता है। ओके, ये चीजें समझ आई? यस। नाउ तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बैंकर की तरह भी एक्ट करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए। नाउ ये चीजें समझी? हाँ। अब देखो, एक नोट लिखा है मैंने। इलेक्शन के टाइम पर ना फुल बजट की जगह इंटरिम बजट आता है। नाउ अ वोट ऑफ अकाउंट और इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है। नाउ जिस साल में इलेक्शन होते हैं उस साल में बजट आता है, लेकिन इंटरिम क्यों? क्योंकि उस साल में वोटिंग के बाद सरकार बदलने वाली होती है। तो गाइस, इलेक्शन ईयर में एक्चुअली एक साल में 2 बार बजट प्रेजेंट होता है। एक तो इंटरिम बजट जो ओल्ड गवर्नमेंट देती है चुनाव से पहले, और वोटिंग होने के बाद जब नई गवर्नमेंट बनती है वो इस बजट को चेंज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट बदल जाएंगी तो विजन, आइडियाज, आइडियोलॉजी, उनकी प्रायोरिटी सब बदल सकती हैं। तो फिर जो नई गवर्नमेंट बनती है वो फिर से बजट प्रेजेंट करती है। तो ऐसे तो साल में एक ही बार बजट आता है इन द मंथ ऑफ फेब, लेकिन इलेक्शन ईयर में 2 बजट आते हैं। एक वोटिंग से पहले ओल्ड गवर्नमेंट इंटरिम बजट देती है, वोटिंग के बाद अगर गवर्नमेंट बदल गई तो फिर वापस एक बार बजट दिया जाता है। ओ, तो फुल बजट नहीं आता वोटिंग ईयर में, ये याद रखिएगा। अब आता है थर्ड फेज। 2.5 घंटे बजट प्रेजेंट करने के बाद पब्लिक का काम खत्म। तो क्या बजट खत्म? नहीं, लोकसभा में सेशन चल रहे होते हैं। अब आती है फेज 3, डिस्कशन एंड अप्रूवल स्टेज। ओ, नाउ ये होता है आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट में होते हैं। क्या होता है? एक बार पब्लिक को बजट सुना दिया, गवर्नमेंट ने सबको बजट एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होती है। भाई बजट प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर वाद विवाद कहां हो रहा है? राइट? तो जितने भी लोकसभा में मेंबर्स बैठे होते हैं वो इस बजट पे जनरल डिस्कशंस करते हैं। हाँ, सिर्फ डिस्कशन होती है, वोटिंग्स नहीं होती। नो वोटिंग्स, जस्ट अपने अपने व्यूज रखे जाते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं। बराबर सारे मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा में। नाउ और उसके बाद एक प्रोसीजर शुरू होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स का। अब ये ध्यान से सुनना, डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? हर स्टेट ने अपना बजट बनाया होता है। तो गाइस, जो यूनियन बजट है वो सारे स्टेट के बजट को ऐड करके मिलता है, क्योंकि कंट्री क्या है? कंट्री इज अ सम ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन होती है और डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, और लोकसभा में इसके ऊपर वोटिंग होती है। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब है हर स्टेट का अपना एक खर्चा है। सारे स्टेट के एक्सपेंडिचर्स को मिला के, सारे डिपार्टमेंट्स के खर्चे को मिला के तो यूनियन बजट बनता है ना, देश का बजट। यस, तो हर मिनिस्टर अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करता है कि आने वाले साल के लिए उनको कितना फंड लगेगा। ओ, उनको एक्सप्लेन करना होता है।
नाउ तो डिमांड फॉर ग्रांट मतलब हर मिनिस्ट्री अपने बजट को, स्टेट के बजट को प्रेजेंट करती है। जैसे महाराष्ट्र के सीएम ने मान लीजिए कि 1,50,000 करोड़ रुपए मांगे। क्यों मांगे, एक्सप्लेन करो, कहां खर्चा करने वाले हो। इसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब वो पैसा मांग रहे हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर पूरे लोकसभा में मिनिस्टर ने, जो महाराष्ट्र के सीएम ने जो डिमांड करी है वो रीजनेबल है, तो वोटिंग के थ्रू उसकी डिमांड को पास कर दिया जाता है। तो अगर डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाता है, तो पास होने के बाद डिमांड फॉर ग्रांट के बदले ना लोकसभा में एक बिल इश्यू होता है, एक डॉक्यूमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। सर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल का मतलब है कि आपने जो डिमांड करी है अपना राज्य चलाने की, वो पास कर चुके हैं। अब आपको ये बिल पावर देता है कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसमें से आपको 1.5 लाख करोड़ दे दिए जाएंगे, आप अपना स्टेट चलाना। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल एक डॉक्यूमेंट है जिसे एक्सपेंडिचर करने की लीगल अथॉरिटी दी जाती है, और कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ करने का राइट्स मिल जाता है। ओ, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से 1,50,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट चलाने के लिए। ओके, लेकिन गाइस वोटिंग से डिमांड फॉर ग्रांट को नापास भी किया जा सकता है। मतलब अगर सीएम की डिमांड्स थोड़ी सी डाउटफुल लगे, अनरीजनेबल लगे, तो उनकी डिमांड को नॉट पास, वोटिंग के थ्रू पास नहीं किया जा सकता, नॉट पास भी हो सकता है। अगर डिमांड फॉर ग्रांट पास हो गया तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल मिल जाएगा, आपको पैसे दे दिए जाएंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड से, आप अपना राज्य चलाना। लेकिन अगर आपका डिमांड फॉर ग्रांट वोटिंग के थ्रू नॉट पास किया गया, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है, नाउ गवर्नमेंट लेकर आती है कट मोशन। कट मोशन का मतलब है ना, उस मिनिस्टर को ये कन्विंस किया जाता है कि आप जो पैसा मांग रहे हैं वो इस साल पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, आप अपनी डिमांड को रिवाइज करो, थोड़े खर्चे कट आउट करो, 1.5 लाख करोड़ के बदले 1,20,000 करोड़ का बजट लेकर आओ। उसे कहते हैं कट मोशन, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स। ओ, तो कट मोशन कब आता है? जब आपकी डिमांड फॉर ग्रांट को नापास कर दिया जाए, नॉट पास्ड। तो डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाए तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल इश्यू होता है, डिमांड फॉर ग्रांट फेल हो जाए ना, तो कट मोशन लाया जाता है, मतलब आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम इतना पैसा इस साल नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये थी डिमांड फॉर ग्रांट्स की कहानी, राइट? अच्छा, अब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का, ये जो डिमांड है, हर स्टेट अपनी डिमांड्स को एक्सप्लेन करता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो गाइस एक डेडलाइन होती है वहां तक, ठीक है? हमारे स्पीकर जी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब तक टाइमलाइन है तब तक डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर डिस्कशन लंबा चल गया और डेडलाइन आ रही है, मान लीजिए कि आखिरी का एक दिन बचा है और डिस्कशन पूरे नहीं हुए, तो फ्रेंड्स हमारे स्पीकर, ठीक है, गिलोटिन प्रोसेस अनाउंस कर देते हैं। व्हाट इज गिलोटिन प्रोसेस? गाइस अगर डेडलाइन तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं होते तो स्पीकर सब पेंडिंग डिमांड्स को डिस्कशन से हटाकर गिलोटिन में खाली डायरेक्टली वोटिंग के लिए डाल देते हैं। स्पीकर सारे पेंडिंग डिमांड्स को वोट के लिए पुट कर देते हैं, इसे कहते हैं गिलोटिन। मतलब सिर्फ वोटिंग होगी, सिर्फ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने स्टेट की डिमांड फॉर ग्रांट्स को खाली बोलो कितना करोड़, इतना करोड़, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ना तो कट मोशन, हाँ तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। ओके, लेकिन गिलोटिन प्रोसेस तभी होता है जब स्पीकर जी को लगता है कि डेडलाइन टाइम कम है और बहुत सारे स्पीकर्स डिस्कशन बचा है, डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, तो सीधा वोटिंग पे डाल देते हैं। तो वोट ऑफ द हाउस से फटाफट डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास किया जाता है। ओ, ना उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये तो हुई डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद एक और डिस्कशन होती है फाइनेंस बिल और मनी बिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल होता है गाइस। फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट बिल है जिसके थ्रू इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाते हैं। मतलब अगर हमारे इंडिया में टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आपने सुना होगा हर साल टैक्सेस में अमेंडमेंट्स आते हैं, पुराने टैक्सेस को हटाए जाते हैं, नए टैक्सेस को लगाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें फाइनेंस बिल के थ्रू होती है। तो फाइनेंस बिल इज यूज्ड फॉर इम्पोजिशन
abolition or alteration of tax proposed in the budget. ओ यस, और फाइनेंस बिल का बजट पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल को 75 डेज में पास करना जरूरी होता है। यस, फाइनेंस बिल एनुअल फाइनेंस बिल होती है, इसको 75 डेज के अंदर अंदर लोकसभा में पास कराना होता है। और गाइस, लोकसभा में पास होने के बाद, अब आपने सुना होगा जब बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाए तो वो एक्ट बनता है ना, उसके बाद वो लोकसभा से बिल राज्यसभा चला जाता है, और राज्यसभा के भी उस बिल्स पे रिकमेंडेशंस आइडियाज लिए जाते हैं, और राज्यसभा को भी 14 डेज के अंदर अंदर सारे रिकमेंडेशंस लोकसभा को भेजने होते हैं। ओ, तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फाइनेंस बिल पास होकर नए टैक्सेस, पुराने टैक्सेस, अमेंडमेंट्स पूरे हिंदुस्तान पे लगाए जाते हैं, और गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स वसूलती है और देश चलाती है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोसीजर ऑफ मेकिंग बजट्स। कितने सारे कंसेप्ट्स थे, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल्स, मनी बिल, डिमांड फॉर ग्रांट का पास होना, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, गिलोटिन, कट मोशन, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। मतलब देश चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आता है, और उस रेवेन्यू कलेक्शन को कौन कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, बिना पैसों के बजट अधूरा है। एक्सपेंडिचर का बेस हमेशा रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। अगर पैसों का कलेक्शन ही नहीं आएगा तो देश चलाने के लिए खर्चा कैसे करेंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह जानना कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हु कंट्रोल्स रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है, उस कलेक्शन को मेंटेन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ना। ये सारे देश का टैक्स कलेक्शन मैनेज करते हैं, और इंडिया में गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। याद रखिए, बिना टैक्स रेवेन्यू के कोई भी गवर्नमेंट अपना देश नहीं चला सकती। यही गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पे लगाया जाता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं जीएसटी एंड कस्टम। और इंडिया में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यस, सीबीडीटी और सीबीआईसी ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सब्सिडरी पार्ट्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो सब डिपार्टमेंट्स हैं, सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करता है, और सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करता है। ओके, तो अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि गवर्नमेंट को एक्चुअली पूरे साल कलेक्शन आता कहां से है। तो सेकेंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। जितना भी गवर्नमेंट को कलेक्शन आता है वो कहां से आता है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज रेवेन्यू रिसीट, अनदर वन इज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, जो मैंने कहा था मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी गवर्नमेंट का, और इंडिया में जो टैक्स रेवेन्यू आता है वो दो टाइप के टैक्सेस से आता है। डायरेक्ट टैक्स जिसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स कहते हैं। हालांकि एट प्रेजेंट वेल्थ टैक्स इज नॉट देयर इन इंडिया, बट एग्जाम में आ सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जो मेन है जीएसटी एंड कस्टम। इंडिया में अब एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स जैसे टैक्सेस नहीं है, वो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स रेवेन्यू, लेकिन गवर्नमेंट के पास सिर्फ टैक्स से कलेक्शन नहीं आता, और टैक्स के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसे आने के, जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। मतलब टैक्स रेवेन्यू का ऑपोजिट नॉन टैक्स। सर ये पैसे क्या आ सकते हैं, इनके सोर्सेज हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू, आरबीआई रेवेन्यू, एंड डोनेशंस रिसीव्ड एक्सेट्रा।
बहुत सारा कलेक्शन आता है। तो ये थे रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट में फर्क होता है। रेवेन्यू रिसीट जो गवर्नमेंट का रोज का इनकम है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कलेक्शंस इंडिया में गवर्नमेंट के पास जो आता है वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। कैपिटल रिसीट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट एंड डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट के भी दो सब सोर्सेज हैं। डिसइन्वेस्टमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स करती है, एसेट्स बेचना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स बेचना, कभी कभी तो गवर्नमेंट अपनी कंपनियां भी बेच देती हैं। लेकिन कैपिटल रिसीट रोज नहीं आता। रेवेन्यू रिसीट इज अ रेगुलर इनकम, कैपिटल रिसीट इज अ वंस इन अ ब्लू मून ना। तो एसेट्स बेच के पैसा कमाना, टेक्नोलॉजीज बेच के पैसा कमाना, अपनी कंपनियों को बेच देना, ये जो कैश आता है इसे डिसइन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। दूसरा, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले सालों में किसी फॉरेन गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया होता था, पिछले सालों में लोन दिया है, वो इस साल रिकवर कर रही है, तो इस साल कलेक्शन आ रहा है। इट्स अ तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन इन द लास्ट ईयर्स टू foreign governments, am I correct? Now then, state governments, PSCs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, इनसे लोन की रिकवरी करना, तो इसे कहते हैं ब्रॉडली नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट का मतलब है, इसको समझने के लिए पहले आपको डेट समझना होगा। डेट का मतलब है बोरोविंग्स, नॉन डेट का मतलब है गवर्नमेंट का ओन्ड फंड जो प्रॉपर्टीज बेचकर लेकर आए हैं। डेट मतलब है कैपिटल रिसीट्स। डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब है लोन्स लेना। गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी जब पैसों की, देश चलाने के लिए पैसों की शॉर्टेज हो जाए, मतलब डेफिसिट बजट के केस में लोन ले सकती है। तो डेट में एक ही एग्जांपल है बोरोविंग्स लेना। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोविंग्स ले सकती है in the name of small saving schemes, provident fund, treasury bills by issuing government bonds. गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटर्नल बोरोविंग्स कर सकती है। एक्सटर्नल बोरोविंग्स का मतलब है लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना। और गाइस, लास्ट ऑप्शन जो गवर्नमेंट का होता है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। लेकिन ये तीनों से ही गवर्नमेंट का डेट क्रिएट होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, इससे इसे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो गाइस, कंक्लूजन ये है रेवेन्यू सोर्सेस का, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू ब्रॉडर कैटेगरी, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एंड डेट कैपिटल रिसीट्स। राइट? डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब एक ही एग्जांपल है, बोरोविंग्स। ना अब आपको डाउट आ रहा होगा, सर हमको स्ट्रक्चर तो समझा, लेकिन सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स? है तो दोनों रिसीट्स ही, दोनों से कलेक्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है इंडिया में रेवेन्यू रिसीट्स को कोई डिफाइन नहीं किया गया है। डेफिनेशन जो दिया है कैपिटल रिसीट्स को दिया गया है। ओ यस, तो आप कैपिटल रिसीट्स को समझो, रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। जो कैपिटल रिसीट नहीं है, ऑब्वियसली वो रेवेन्यू रिसीट है। एम आई करेक्ट? तो कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं गाइस? कैपिटल रिसीट मतलब हर उस रिसिप्ट को, वो कलेक्शन को कहते हैं जो इंडिया के एसेट्स को रिड्यूस करे या लायबिलिटी को इंक्रीज करे। तो एनी ट्रांजैक्शन विच रिड्यूस द एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो कलेक्शन जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज को जरा भी अफेक्ट नहीं करता। ओके, नाउ तो कैपिटल रिसीट का ये डेफिनेशन है, एग्जाम में आता रहता है। नाउ एनी ट्रांजैक्शन विच रिड्यूस द एसेट और इंक्रीज द लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। अब आप कहेंगे सर एसेट रिड्यूस कैसे होते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए, इन सारे एग्जांपल में या तो एसेट रिड्यूस हो रहे हैं या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है एसेट का रिड्यूस होना, या रिकवरी ऑफ लोन से भी आपका एसेट रिड्यूस होता है। अकाउंट्स को याद करो, हमने पिछले साल लोन दिया था तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एंट्री आई होगी। अब रिकवर कर रहे हैं तो एंट्री को नलीफाई करेंगे, तो इन दोनों से एसेट रिड्यूस होता है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब है बोरोविंग से लायबिलिटी इंक्रीज होती है। ओ हाँ, एक और नोट देखिए,
नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला कभी कभी आपको पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेट टैक्स रेवेन्यू? नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब है टोटल टैक्स माइनस स्टेट शेयर माइनस नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। नाउ ये आप फॉर्मूला याद रखना अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में नेट टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछा जा सके। तो फ्रेंड्स ये थे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। बराबर। फ्रेंड्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब आपको ये तो समझ चुका है कि गवर्नमेंट को पूरे साल पैसे कहां से आते हैं, कौन से सोर्सेस से आते हैं, रेवेन्यू सोर्सेस से और कैपिटल सोर्सेस से। लेकिन ये पैसों का गवर्नमेंट करती क्या है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सारा पैसा गवर्नमेंट देश चलाने के लिए खर्चा करती है, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के पास पैसा जो भी आया है रेवेन्यू रिसीट से और कैपिटल रिसीट से, आपको पता होगा ये पैसा लिमिटेड होता है, इसलिए स्पेंडिंग को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। और स्पेंडिंग को केयरफुली मैनेज करने को पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कली रिस्पॉन्सिबल है। उनको मिनिमम स्पेंडिंग से मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम आउटकम, ना मैक्सिमम लोगों की डिमांड्स को, देश चलाने की, देश की जो डिमांड्स है उनको सेटिस्फाई करना है। तो अब सवाल यह आता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करता कौन है? राइट? तो आंसर है इंडिया ने जैसे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वैसे ही एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओ यस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में आता है, जो पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फ्रेंड्स, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसों का कलेक्शन लाना, वैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर ही आता है, देश के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, नाउ टू फॉलो फाइनेंस कमीशन एंड पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को फॉलो करना, मॉनिटरिंग ऑडिट्स को मॉनिटर करना, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंटल कंट्रोल के कॉस्ट को और प्राइसेस को कंट्रोल करना, रिव्यू सिस्टम्स और सबके खर्चों को रिव्यू करना ताकि खर्चे सेंट्रली मैनेज हो सके। ओके गाइस, इतनी सारी चीजें हैं उनके अंडर। तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल है, जो सारे के सारे खर्चे करता है। राइट? यस। गुड्स पब्लिक स्पेंडिंग हेल्प रिड्यूसेस फिस्कल डेफिसिट। अगर पब्लिक मैनेजमेंट अच्छा होगा, पब्लिक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होगा, तो डेफिसिट्स कम होंगे, आउटकम ज्यादा आएगा, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ अचीव होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होंगे। राइट? यस। और गाइस, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस होंगे। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का मतलब है नाउ पब्लिक वेस्टेजेस कम होंगे। बैड पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पैसा का बर्बादी कम होगी, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आउटकम निकलेगा। लार्जर डेफिसिट्स, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि खर्चे अगर फालतू होते हैं तो सिर्फ खर्चे होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेस मनी फॉर अदर नीड्स, हायर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड होंगी अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। राइट? यस। तो गाइज, अब आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से क्या क्या गलत इंपैक्ट होते हैं वो भी आपने देखा। तो अब ये जानना है कि गवर्नमेंट खर्चे कहां कहां करती है ना? यस। जब ये देखा कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो ये भी देखो सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्या है। हाँ, तो सबसे पहले खर्चे हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स, मतलब देश चलाने का रेगुलर खर्चा, जिसमें आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिटायर्ड लोगों को पेंशन देना, ये सब एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, रोज के खर्चे हैं। राइट? सेकंड आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। गवर्नमेंट गरीबों के लिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी सोशल स्कीम्स चलाती हैं।
राइट, यस। नाउ जिनको फंड्स कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। नाउ तो ऑल स्कीम्स आर फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कहते हैं। जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। नाउ ठीक है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के गरीबों के लिए स्कीम्स हैं, जैसे कच्चे घर, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, एक्सेट्रा। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज हैं। नाउ ठीक है, फंडिंग टू ऑटोनोमस बॉडीज हैं, डिफेंस, नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ, इनको फंडिंग करना ताकि ये रिसर्च करें, इन सबको फंडिंग करने के लिए भी गवर्नमेंट के खर्चे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल एक्सपेंडिचर ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब ये टेक्निकल नाम है बट आपको रीड करने होंगे। और अदर ट्रांसफर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी खर्चा करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है फ्रेंड्स? वो स्कीम्स जो पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट फंड्स करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने राज्य के गरीबों की डिमांड्स को पूरी करने के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जैसे पीएम आवास योजना, मिड डे मील स्कीम्स। ये आधा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम स्पॉन्सर करती है और आधा नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। ओके। और गाइस, जो टैक्स कलेक्शन आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा यूज नहीं करता। हमने यूनिट 1 में, ठीक है, दोनों के बीच में के बंटवारे की बात समझी थी। फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर होता है। यस, थोड़ा पैसा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे टैक्स का कलेक्शन, 42% कलेक्शन सेंट्रल टैक्सेस के स्टेट्स को जाते हैं। कुछ याद आया? यस, वो भी बजट का एक हिस्सा है। और अदर ट्रांसफर टू दी स्टेट्स, कुछ डोनेशन, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग फंडिंग करना, इमरजेंसी असिस्टेंस, कुछ स्टेट्स में बाढ़ आ गई हैं, इमरजेंसी केसेस आ गए हैं, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेट्स को इमरजेंसी फंडिंग्स भी करता है। इतने सारे खर्चे हैं देश चलाने के, ये पूरे साल भर में खर्चे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बजट के दो बड़े सोर्सेज हैं, रेवेन्यू कलेक्शन आना और पब्लिक के ऊपर देश चलाने के लिए इतने सारे खर्चे करना। होप यू अंडरस्टूड। यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज पब्लिक डेट? तो फ्रेंड्स, पब्लिक डेट का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा बोरो किया गया पैसा फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। हाँ जी, गवर्नमेंट को जो पैसों की शॉर्टेज हो जाती है देश चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट लेती है लोन्स। और वो लोन्स वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेस से ले सकती है। इंटरनल मतलब फ्रॉम इंडिया, डोमेस्टिक कंट्री, देश के लोगों से बॉन्ड्स इश्यू करके, ना आरबीआई से। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों से। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है, व्हाई गवर्नमेंट बोरो? नाउ गाइस, गवर्नमेंट बोरो करती है ताकि वो फिस्कल डेफिसिट को मीट कर सके और पुराने जो पिछले सालों में डेप्ट्स लोन लिए हुए हैं उन लोन को रीपे कर सके। उसे कहते हैं रोल ओवर्स डेप्ट, बोरो टू रीपे ओल्ड डेप्ट्स। ओके, तो मेन गोल क्या है? तो गाइस, मेन गोल है डेट मैनेजमेंट का, लो कॉस्ट पर लो रिस्क पे फंडिंग अरेंज करना। यस, डेट मैनेजमेंट, लोन को मैनेज करना, और लोन की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। तो गाइस, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फंड्स की नीड्स, कंट्री की नीड्स को समझते हैं और ट्राई करते हैं कि लो कॉस्ट पे लो रिस्क वाले बोरोविंग्स करें। यस, हर कोई ये चाहता है कि लोन ले लेकिन कम इंटरेस्ट पे, राइट? यस। तो रोल ऑफ गुड डेट मैनेजमेंट, अब सवाल ये उठता है कि गुड मैनेजमेंट का रोल क्या है? गाइस, गुड मैनेजमेंट का रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना होने देना, पैसों की शॉर्टेज ना होने देना, देश को चलते रखना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ डिसीजंस लेना। ऐसा ना हो कि आज लोन लिया है जो अगले साल पे नेगेटिव इंपैक्ट करे। यस, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट करना,
लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट को ग्रोथ लाना। गाइस, क्योंकि बोरोविंग्स फाइनेंशियल मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब सवाल ये है, सर हमको ये तो समझा कि डेप्ट मैनेजमेंट क्या है और डेप्ट मैनेजमेंट का गोल क्या है। अब सवाल ये है, हु मैनेज पब्लिक डेप्ट्स। तो गाइस, दो तो तीन तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले आती है आरबीआई, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है आईडीएमडी, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। गाइस, नाम से ही डेफिनेशन है, आरबीआई इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इंटरनल डेट मैनेज करता है। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स। बराबर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, ट्रेजरी बिल्स को मैनेज करता है, नाउ एंड डेटेड सिक्योरिटीज को मैनेज करता है। बराबर, और ये कवरेज करता है। आईडीएमडी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैनेज करने के लिए डेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 28 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज की डेट मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये एक्सटर्नल डेब्ट्स मैनेज करते हैं, जैसे लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। और एक है बजट डिवीजन ऑफ डीईए एंड आरबीआई, ये बोरोविंग रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं और इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज डिसाइड करते हैं। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है डीईए डिपार्टमेंट, डीईए बजट का एक डिपार्टमेंट है बजट डिवीजन। जो बजट डिवीजन है वो डिसाइड करता है कि कितनी बोरोविंग इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए और कहां कहां से सोर्स किया जाए, इंटरनल की एक्सटर्नल। इंटरनल बोरोविंग्स आईडीएमडी ऑफ आरबीआई देखता है और एक्सटर्नल बोरोविंग डीईए ऑफ एमओएफ देखता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस चार्ट को देखिए और चीजें समझ जाएंगे। नेक्स्ट है एफआरबीएम एक्ट 2003। फ्रेंड्स, एफआरबीएम का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये पास किया गया था, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था एक ऑब्जेक्टिव के साथ। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेफिसिट्स को कम करना। यस, डेफिसिट को कम करना, डेफिसिट को कंट्रोल करना, डेफिसिट को डिसिप्लिन में लाना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करना। यस, डेफिसिट को मैनेज करने के लिए इनकम बढ़ाने की जरूरत है, बोरोविंग्स को कम करने की जरूरत है, राइट। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। जब मैं यहां पे डेफिसिट कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिर इंटर गवर्नमेंट इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इन फिस्कल ऑपरेशंस। फिर आता है पांचवा पॉइंट, पीडीएमसी। आप एक चीज याद रखिए, एफआरबीएम एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, बाकी सारे के सारे साइड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पीडीएमसी, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल 2016। अब सबसे पहले ये क्रिएट क्यों किया गया? पीडीएमसी 2016 में क्रिएट किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मैंने आपको यहां बताया डीईए, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ये लोकेटेड अंडर डीईए है और इनका ऑब्जेक्टिव है मीडियम टर्म डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बनाना। मतलब डेप्ट रेस करना लोअर पॉसिबल कॉस्ट पे विदाउट डिसरप्शंस, विदाउट डिसरप्शंस। गाइस, इनके एडिशनल बेनिफिट्स हैं सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट फाइनेंस करना, फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट्स को ग्रोथ देना। ओके, तो ये थी पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डेट मैनेजमेंट, डेट रिक्वायरमेंट सब कुछ डिसाइड करते हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बजट के दो ब्रॉडर पार्ट्स हैं, एक है रिसीट्स, अनदर वन इज एक्सपेंडिचर्स। रिसीट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट, एक है कैपिटल रिसीट। और एक्सपेंडिचर दो पार्ट में जाके डिवाइड होते हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? यस। नाउ रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
एक को कहते हैं रेवेन्यू बजट, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक होता है कैपिटल बजट, जिसमें सिर्फ कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं, है ना। तो बजट के तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले ब्रॉडली बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट बड़ा सिंपल है, इसका मतलब होता है कि इस साल गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं। टी आर इज इक्वल टू टी सी। जब मैं टोटल रेवेन्यू कहता हूं तो आई वॉन्ट टू से रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना इसे बैलेंस कहते हैं। ये कोइंसिडेंस है, कभी भी किसी भी कंट्री का बजट बैलेंस नहीं होता। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। एग्जैक्टली इक्वल होना कोइंसिडेंस हो सकता है, थोड़ा या तो पैसे ज्यादा हो सकते हैं, प्रैक्टिकली थोड़े कम हो सकते हैं ना। तो बैलेंस बजट थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है, लेकिन जो रियलिस्टिक है वो है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट का मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। तो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के बजट हैं, एक बैलेंस, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट को अनबैलेंस कहते हैं। नाउ सरप्लस बजट का मतलब है योर इस साल का गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। मतलब टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ तो इस साल रिसिप्ट ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, और ये इंडिकेट करता है कि कंट्री डेवलप्ड है, कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, अपने कंट्री के देश चलाने के साल के खर्चे खुद मैनेज कर लेती है और कुछ पैसे बच जाते हैं। डेफिसिट, डेफिसिट सरप्लस का पूरा उल्टा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मींस टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, ये डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में मोस्ट कॉमन होता है। डेफिसिट बजट मतलब इस साल गवर्नमेंट के देश चलाने के खर्चे पूरी तरीके से गवर्नमेंट की खुद की इनकम से, गवर्नमेंट की खुद की इनकम से मैनेज नहीं हो पाए, और डेफिसिट बजट की वजह से गवर्नमेंट को करनी पड़ती है बोरोविंग्स, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई के डिपार्टमेंट सबके रोल आते हैं कि इंटरनल बोरोविंग करें कि एक्सटर्नल बोरोविंग करें। तो सरप्लस बजट और बैलेंस बजट में कभी भी बोरोविंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस, जो डेफिसिट पड़ा है, जो पैसों की शॉर्टेज हुई है, उसके लिए बोरोविंग्स करते हैं। ओके, नॉर्मली कहा जाता है डेफिसिट बजट डेवलपिंग इकोनॉमीज में पाया जाता है, अंडर डेवलप में पाया जाता है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इसलिए हमारे इंडिया में भी डेफिसिट बजट्स होते हैं सर। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में मोस्ट कॉमन क्यों है? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा हाई होता है। ओके, अब डेफिसिट बजट के बहुत सारे सब टाइप्स हैं और फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें आपको कैलकुलेशंस भी इसमें आने वाले हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। सारे डेफिसिट इंटरलिंक्ड है, लेकिन मेनली देयर आर ओनली टू डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। व्हेन आई से रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगे, कैपिटल आइटम्स नहीं आएंगे। ओके गाइस, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग भी रेवेन्यू से कवर नहीं कर पा रहा। किसी भी देश में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है कंट्री बहुत पुअर है, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग, बेसिक नीड्स, देश चलाने के रोज के खर्चे भी मैनेज नहीं कर पा रहा। ही इज फेसिंग वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। नाउ ये बहुत सीरियस इश्यू होता है, ये पुअर कंट्री को इंडिकेट करता है, जो अपने रोज के खर्चे मैनेज ना कर पाए खुद की ही इनकम से, मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब देशों के अंदर शामिल है, वहां पे डेवलपमेंट होने के चांसेस कम है। नाउ बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें कैपिटल आइटम्स नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। रियल में डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट होता है, इसे टोटल डेफिसिट कहते हैं। नाउ फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। यस, फिस्कल डेफिसिट में बोरोविंग्स नहीं आती अभी तक, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट ये पता लगा सके कि उनको कितनी बोरोविंग चाहिए। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोविंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, उनको बोरोविंग कितनी करनी पड़ेगी, कितने पैसों की टोटल शॉर्टेज है। तो रियल में अगर कोई डेफिसिट है तो फिस्कल डेफिसिट है। अगर आप इसे फॉर्मूले में देखोगे, अच्छा, फिस्कल डेफिसिट ही एक्चुअल में डेफिसिट है।
इसे फिस्कल डेफिसिट को नॉर्मली नेशनल इनकम के परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड इन दी परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। दिस इज द रियल फॉर्मूला, बाकी सब डिराइव्ड है, आप देख सकते हैं। जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर कहता हूं तो आई वांट टू से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, बट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। मतलब बोरोविंग नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। ओके, एक और फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, बट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो ये इंटरप्रिटेशन है, एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखना। देन अब दो डेफिसिट्स और हैं, प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट, बट ये दोनों के दोनों डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से डिराइव्ड हैं। ओके, यस, नाउ दोनों के दोनों डिराइव्ड है गाइस। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है, इसका फॉर्मूला पहले देख लो, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। मतलब प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट ही है, बस उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको माइनस करनी है। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी? तो मैंने नोट लिखा है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसीट्स। ओके, नाउ फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो फ्रेंड्स, प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन देखो, फिस्कल डेफिसिट फॉर द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बोरोविंग्स। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना गाइस, ये पिछले साल के खर्चे हैं, करंट ईयर के नहीं, क्योंकि हमने पिछले साल जो लोन लिया था उसकी वजह से करंट ईयर में बर्डन है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि एक्चुअल में करंट ईयर में देश चलाने का कितना खर्चा है। तो आप इंटरेस्ट को हटा देंगे तो आपको रियल में करंट ईयर का डेफिसिट दिखेगा। तो इट इंडिकेट्स बोरोविंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट। मींस द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू फोकस प्रेजेंट फिस्कल इंबैलेंस। क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो टोटल फिस्कल डेफिसिट आता है, लेकिन इंटरेस्ट करंट ईयर की वजह से नहीं है, पिछले सालों की डिसीजंस की वजह से है। तो अगर आपको सिर्फ इतना देखना है कि करंट ईयर का एक्चुअल डेफिसिट कितना है, तो आप टोटल फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दें, तो आपको करंट ईयर का रियल डेफिसिट दिखेगा। ओके, अब उसके बाद आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में खाली बोरोविंग का फर्क है गाइस। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट बोरोविंग इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। नाउ बजट डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इंक्लूडिंग बोरोविंग। ओके, बोरोविंग पूरे कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से इंटरनल एक्सटर्नल बोरोविंग करने के बाद भी पैसों की शॉर्टेज हुई है, तो ये सीरियस इशू है, मतलब बोरोविंग्स मिली ही नहीं। तो बजट डेफिसिट इंक्लूडिंग बोरोविंग है और फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स है। ऑल ऑफ यू नाउ ये सारी चीजें समझ आई? यस सर। नाउ अब ये हुआ रेवेन्यू डेफिसिट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फंड्स। नाउ गाइस, कंसोलिडेटेड फंड, इंडियन गवर्नमेंट के सबसे तीन मेन फंड्स होते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। आप ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जितना भी फंड्स आते हैं वो इन तीन अकाउंट के अंदर मैनेज होता है। ओके, सबसे मेन अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इस फंड के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एंड लोन्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड। ऑल एक्सपेंडिचर्स आर इंकर्ड फ्रॉम दिस फंड। आप ऐसे कह सकते हैं सारा देश चलाने का खर्चा और जितना भी देश चलाने के लिए रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आता है वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आता है। कंसोलिडेटेड का मतलब है इकट्ठा पूरे देश का फंड्स, और कंसोलिडेटेड फंड से ही नाउ पूरे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने स्टेट चलाने के पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था प्रोसीजर्स ऑफ बजट मेकिंग में, जहां पे आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल पढ़ा, डिमांड फॉर ग्रांट्स पढ़ी। स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट को प्रेजेंट करते हैं, पैसा डिमांड करते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे दिए जाते हैं। ओके, तो मनी कैन स्पेंड फ्रॉम दिस फंड ओनली इफ अप्रोप्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। नाउ इस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है। मतलब पार्लियामेंट में डिमांड फॉर ग्रांट पास होता है, तब अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल रिसीव होता है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के दम पर
हर स्टेट को, हर डिफेंस मिनिस्ट्री को नाउ कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे अगर स्पेंड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो पार्लियामेंट में आपको परमिशन मिलनी चाहिए। ओके, कंटिंजेंसी फंड, नाम में ही मीनिंग है गाइस। कंटिंजेंसी फंड, ये फंड फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये फंड्स प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना यूज नहीं किया जा सकता। कॉन्सोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट के परमिशन के बिना यूज नहीं किया जा सकता। कॉन्टिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के पावर में रहता है, मैनेज फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन उन पैसों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना मैनेज नहीं किया जा सकता। ओके, कंटिजेंसी फंड क्यों बनाया गया है फ्रेंड्स? कंटिजेंसी फंड इसलिए बनाया गया है ताकि देश में कोई भी अर्जेंसी आ जाए या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो उसे मैनेज किया जाए। ओके, ये परमिशन, प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, और बाद में खर्चा करने के बाद, वो इमरजेंसीज को हैंडल करने के बाद, जैसे कोविड हो जाना, वॉर हो जाना, उसमें फंड यूज होते हैं। लेकिन फंड यूज करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट में कंटीजेंसी फंड को कहां यूज किया गया गाइस, उसका पूरा का पूरा डिटेल सबमिट करें। खर्चे करने के बाद सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि देश का पैसा है, देश को पता होना चाहिए। ओके, यस, लेकिन ये फंड परमिशन प्रेसिडेंट के बिना पॉसिबल नहीं, और उसके बाद आपको डिटेल सबमिट करनी है खर्चे करने के बाद पार्लियामेंट्स में। समझा? ओके सर। थर्ड है पब्लिक अकाउंट। थर्ड है पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट एक्टिंग एज अ बैंकर, इसमें वो पैसा जमा होता है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया है डिपॉजिट्स के नाम पर। यस, जैसे आप किसी भी बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं, वैसे ही पब्लिक को सेविंग के लिए एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करता है, जैसे स्मॉल सेविंग्स ऑफ पब्लिक फंड्स। नाउ आपने नाम सुना होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है, सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारे न्यू पेंशन स्कीम्स, ये सारे के सारे फंड्स में पब्लिक सेविंग करती है, जो गवर्नमेंट के लिए लोन के तौर पे, लाइबिलिटी के तौर पे बैंकर एज एक्ट करती है। जो फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट देश के लिए यूज करती है, गवर्नमेंट कंट्री चलाने के लिए यूज करती है, लेकिन उसके ऊपर हर साल गवर्नमेंट पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है। मतलब पब्लिक के अकाउंट में जो पैसा है वो गवर्नमेंट के लिए एक्चुअली लायबिलिटी है, और फ्यूचर में ना वो पैसा डिपॉजिट्स को रिटर्न किया जाता है। लेकिन पब्लिक अकाउंट में जो फंड्स है उसको यूज करने के लिए ना कोई भी पार्लियामेंट में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये फंड फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ऑब्लिगेशन में है, ये लाइबिलिटी है, फ्यूचर में गवर्नमेंट को, पब्लिक को पैसा लौटाना होगा। तो देयर आर थ्री फंड्स: कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। होप आपको ये चीजें समझ आई। गाइस, लास्ट बचता है इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको याद रखने चाहिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, सबसे पहला है यूनियन बजट के अलावा। सबको ऐसा लगता है कि यूनियन बजट मतलब पूरे देश का एक साथ बजट बनता है। गाइस, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यूनियन बजट के अलावा स्टेट और लोकल बॉडीज के भी अपने अपने बजट बनते हैं। इनफैक्ट आई कैन से स्टेट और लोकल बॉडीज के बजट्स को सम करते हैं तब पूरे हिंदुस्तान का बजट बनता है, क्योंकि इंडिया और कुछ नहीं, सारे स्टेट्स का सम है। ओके, नाउ सर, हर साल बजट डिक्लेयर होना चाहिए, ये पावर फाइनेंस मिनिस्टर को किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, आर्टिकल 112 में। आपको ये आर्टिकल याद रखना होगा, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू डिक्लेयर द बजट। नाउ इसके बाद इलेक्शन ईयर्स में बजट 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। यस, एक इंटरिम बजट, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद सरकार बदल सकती है, तो जो ओल्ड, अगर फरवरी पहले आ रहा है तो ओल्ड गवर्नमेंट पहले बजट दे देगी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आता है, वो इंटरिम बजट होगा। रिजल्ट्स आने के बाद फिर से एक बार बजट दिया जाएगा जो न्यू गवर्नमेंट होगी। अगर सेम गवर्नमेंट री इलेक्ट हो गई तो भी बजट सेकेंड टाइम आएगा जरूर। फोर्थ, ये आपका लिए जनरल नॉलेज है, पहले इंडिया में रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों अलग अलग आते थे। 2017-18 में बीजेपी सरकार ने इस ट्रेंड को चेंज किया। यस, पहले 2 बजट आते थे इंडिया में, एक इंडिया का बजट, यूनियन बजट, और एक रेलवे बजट। रेलवे को अलग देखा जाता था क्योंकि रेलवे वाज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। लेकिन 2017-18 से रेलवे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया
और बीजेपी सरकार ने दोनों बजट को मिक्स कर दिया। 2017-18 के बाद कभी दो बजट नहीं आए, यूनियन बजट और रेलवे बजट मर्ज होकर सिंगल बजट बन गया, और वो दोनों के दोनों 1 फेब को फाइनेंस मिनिस्टर ही बताते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में पब्लिक स्पेंडिंग ज्यादा होती है। गाइस, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया, जहां पर डेफिसिट बजट होता है, क्योंकि वहां पे पब्लिक स्पेंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रोथ एसिलरेशन पे ज्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा ज्यादा लार्जेस्ट बोरोवर्स होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स, क्योंकि वहां पे डेफिसिट्स होते हैं और डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बोरोविंग करनी पड़ती है। यस, ये समझा। आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड है, आरबीआई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करता है। गाइस, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे शॉर्ट टर्म लोन्स क्रिएट करता है बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए इशू किए जा सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक साल का लोन। तो ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा बॉन्ड है जो पब्लिक में इशू करके, बैंकों को इशू करके आरबीआई गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म एक साल तक का लोन रेज कर सकती है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो आरबीआई वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू लोन्स प्रोवाइड कर सकती है। वेज एंड मींस एडवांसेस एक तरीके का लोन है जो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है जब उनको शॉर्टेज होती है। नाउ इट इज अ टेम्पररी एडवांस गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिज मिसमैचेस कैश फ्लो फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स के लिए ही दिया जा सकता है। ये इमरजेंसी लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, जिसे वेज एंड मींस एडवांसेस कहते हैं। इससे तो गाइस आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है। और आरबीआई की जिम्मेदारी है, आरबीआई डेवलपिंग गवर्नमेंट, आरबीआई इंडिया में गवर्नमेंट के लिए एक अलग फाइनेंशियल मार्केट, जीसेक मार्केट डेवलप कर रही है फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट, जहां जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कंपनियों की तरह पब्लिक के पैसों को रोलिंग करे, देश के लिए यूज करे। जीसेक मार्केट डेवलप कर रही है इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कॉल्ड रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। आप इस नाम को याद रखेंगे, रिटेल डायरेक्ट अकाउंट एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है जहां पे सिर्फ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे शेयर मार्केट है। आरबीआई उसे डेवलप करने में लगी हुई है। दीज आर द 6 to 7 पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये भी आपको याद रखने हैं। इसी के साथ यूनिट 3 इज ओवर। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।